हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या निकेतन क्लासेज में। आज हम लोग प्रकाश के प्रवर्तन के पार्ट 2 के भाग को पढ़ेंगे, जो कि हम लोग कल कुछ उसमें का टॉपिक को पढ़े भी थे और आज उसी टॉपिक के आगे जो टॉपिक है उसको हम लोग कवर करेंगे। कल हम आपसे बोले थे कि आपका जो कल हम लोग का टॉपिक है, आज का टॉपिक आप लोग का है कि प्रकाश के अपवर्तन में मतलब जितने भी घटनाएं होते हैं, जो जो भाग मतलब उसके जो अपवर्तन घटना होती है उसमें जो भाग यूज होता है उसी को हम लोग परिभाषा से सहित पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मान लीजिए एक माध्यम हो गया आपका, ऊपर वाला माध्यम आपको मालूम हो कि वायु होगा। इसे मान लीजिए यहाँ पर एक नीचे यहाँ पर माध्यम है और ये माध्यम आपका हो गया, ये मान लीजिए आपका यहाँ पर कांच माध्यम हो गया। अपतन बिंदु का आपका परिभाषा यहाँ पर देखिए, इस चित्र से हम लोग निकाल सकते हैं कि जो आपकी किरण आ रही है यहाँ पर एक बिंदु पर मिली और दोनों माध्यम को अलग अलग कर दी, यानी कि जिस बिंदु पर आपकी किरण दोनों माध्यम को अलग कर दी है। जैसे यहाँ पर लिख देंगे, जिस बिंदु पर आपतित किरण दोनों माध्यमों को अलग करती है, दोनों माध्यमों को अलग करती है, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। उसे आपतन बिंदु कहते हैं। यानी कि जो मान लीजिए यहाँ पर आपतित किरण आ रही थी और यहाँ पर जो बिंदु है और बिंदु पर जब आई तो दोनों माध्यम को अलग कर दी, और जिस बिंदु पर अलग की उसी बिंदु को हम लोग बोलेंगे आपतन बिंदु। यानी कि इसमें जो ओ बिंदु है यहाँ पर तो वो आपका आपतन बिंदु, तो यहाँ पर लिख देंगे यहाँ ओ आपतन बिंदु है, यहाँ ओ आपतन बिंदु है। और आपका तीसरा हम लोग परिभाषित करेंगे अभिलंब को। अभिलंब, ये जो आपका अभिलंब है, अभिलंब को अगर हम लोग परिभाषित करें तो इसमें देखिए, ये आपका मान लीजिए एक सतह हो गया, किसी सतह के किसी बिंदु पर मान लीजिए कि आपका सतह, और मान लीजिए हम लोग यहाँ पर एक लंब खींचे, उसी को हम लोग बोलेंगे अभिलंब। यानी किसी सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। अभिलंब कहते हैं। और यहाँ पर अभिलंब जो आपका MON है, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे यहाँ MON अभिलंब है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग इसको नोट कर सके। चौथा आपका पॉइंट है अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, और ये जो अपवर्तित किरण आप लोग यहाँ पर देखे चित्र में अभी कि अपवर्तित किरण जो था तो यहाँ पर आया और मुड़ गया, यानी कि दूसरे माध्यम में मुड़कर जाने वाली किरण को हम लोग बोलेंगे अपवर्तित किरण। यानी क्या पर लिखेंगे कि दूसरे माध्यम में मुड़कर जाने वाली प्रकाश किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। अपवर्तित किरण कहते हैं। और यहाँ पर हम लोग अपवर्तित करके यहाँ पर Q था, यहाँ पर O था और यहाँ पर R था, सॉरी यहाँ पर Q था। यानी कि यहाँ पर अगर D यहाँ पर न मुड़ी थी, ये जो पॉइंट आपका हो गया यहाँ पर OR, यहाँ OR अपवर्तित किरण है। अपवर्तित
किरण। अपवर्तित किरण के बाद इसमें दो कोण का जिक्र हुआ था, एक था आपतन कोण और दूसरा था आपका अपवर्तन कोण। तो आपतित किरण जो होता है, आपतित किरण और यहाँ अभिलंब, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच यहाँ पर जो कोण बनता है उसी को हम लोग बोलेंगे आपतन कोण, यानी कि पांचवा आपका हम लोग परिभाषित करेंगे आपतन कोण को, आपतन कोण। और इसका परिभाषा हो जाएगा आपतित किरण, आपतित किरण कमा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु और अभिलंब, और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और जो आपतन कोण होता है इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, तो इसे को हम लिख सकते हैं इसे आई, आई से सूचित किया जाता है, यानी कि इसको हम लोग आई से, और परिवर्तन अपवर्तन जो कोण है उसको हम लोग आर से करते हैं। और लास्ट वही आपका टॉपिक बचा अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। और इसका परिभाषा यहाँ पर हो जाएगा अपवर्तित किरण और अभिलंब और आपतन बिंदु के बीच बने कोण को बोलेंगे अपवर्तन कोण, यानी कि अपवर्तित किरण कमा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु और अभिलंब, अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। और अपवर्तन कोण को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, तो इसमें नीचे लिख सकते हैं इसे आर से सूचित किया जाता है, इसे आर से सूचित किया जाता है। और यहाँ तक आपका प्रकाश के अपवर्तन की जो व्याख्या थी आप लोग के यहाँ पर खत्म हुआ। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग इसको भी नोट कर सके। और अपवर्तन की व्याख्या हमको नहीं लगता कि आप लोग को अभी दिक्कत होगा कहीं, तो इसको आप लोग बढ़िया से इसको याद कर लीजिए और इसको समझ लीजिएगा। वैसे हम तो एक बार समझा ही दिया, आप लोग इसको कोशिश कीजिए एक दोबारा हम लोग समझ ले, मतलब एक ही वीडियो को दो बार देख ले तो आपको बहुत बेहतरीन से समझ में आ जाएगा। इसके आगे हम लोग का टॉपिक दिया है कि कांच के सिल्ली से जब हम प्रकाश का अपवर्तन होता है तो कुछ कुछ घटनाएं होती है, तो उन तीन घटनाएं होती है और तीनों घटनाओं को हम लोग जानेंगे। यहाँ आपके बोर्ड पर यहाँ पर तीन चित्र दिया है, पहला चित्र हो गया, आपके दूसरा चित्र हो गया और ये आपका जो यहाँ पर तीसरा चित्र हो गया। इन तीनों चित्र में जो है आपके कांच के सिल्ली से जब इसका प्रकाश का अपवर्तन कराएंगे तब ये चित्र यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि इसका अगर होगा तो कांच के सिल्ली से अपवर्तन, कांच की सिल्ली से प्रकाश का अपवर्तन। इन तीनों चित्र को आप लोग ध्यान से देखिए। तो ये आपका हो गया माध्यम वायु माध्यम, और ये हो गया आपका कांच, और ये वाला माध्यम आपका वायु माध्यम, और ये आपका हो गया कांच, और कांच माध्यम का सघन और वायु माध्यम विरल होता है। और इसमें भी कांच हो गया और ये आपका हो गया वायु माध्यम। इसमें शर्त यह है कि एक बार आपका वायु माध्यम से विरल में गए, एक बार विरल से वायु में गया है, और एक बार किसी माध्यम में गया ही नहीं है। तो पहला आपके यहाँ पर कंडीशन ये है कि जब हम लोग वायु माध्यम से, यानी कि देखिए जिस तरफ तीर चीज जा रहा है उस तरफ, यानी कि वायु माध्यम से हम जब कांच माध्यम यानी कि सघन माध्यम में जा रहे हैं, यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहे हैं, तो इसका जो कोण है कोण यहाँ पर घट जा रहा है, यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है तो इसका कोण घट जा रहा है। और साथ ही साथ जो ये किरणें हैं, किरणें झुक जा रही है, यानी ये आपका पहला कंडीशन यहाँ पर होगा कि जब प्रकाश की किरणें
विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। यानी इसमें देखिए भी जब हम प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आया, यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक पक्षी है और एक घोंसला है, सॉरी पिंजरा है। यानी कि एक पक्षी अगर मान लीजिए आकाश में उड़ रही है, अगर हम लोग उसको पिंजरा में अगर उसको डालेंगे तो जो पक्षी है तो उसका जो ऊपर अगर बनेगा तो ऊपर वो अपना पूरा स्पीड में उड़े, लेकिन अगर उसको पिंजरा में अगर डाल दीजिएगा तो उसका गति स्लो हो जाएगा, यानी कि पिंजरा में आकर कैद हो जाएगी और जो कैद होगी तो कहीं उड़ नहीं सकती है, यानी कि उसका झुकाव ही कम हो जाएगा। और अगर आकाश में अगर यानी कि अगर वायु में अगर उड़ेगी तो उसका जो चाल है बहुत अधिक हो सकता है। तो वही यहाँ पर बात है, यानी कि आकाश में अगर पक्षी उड़ेगी तो इसका जो बाहर मतलब पूरा एरिया घूम सकती है, लेकिन अगर पिंजरे में आती है तो थोड़ा सा एरिया कवर करेगी। और वही यहाँ पर घटना है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। और इसमें एक और होता है कि यहाँ पर जो आपतन कोण है, आपतन कोण और परावर्तन कोण में अंतर ये हो जाता है कि जो आपतन कोण है ये बड़ा हो जाता है, आपतन कोण यहाँ बड़ा हो जाता है, आपतन कोण कोण आई और ये आपका होगा कोण आर, यानी कि जो कोण आई है ये बड़ा हो जाता है कोण आर से, यानी इसमें कोण आई बड़ा हो जाता है कोण आर से, सॉरी बड़ा हो जाता है तो इधर उल्टा लिख दीजिए कोण आई, यानी कि जो अपवर्तन कोण है या आपतन कोण से छोटा होता है। और यहाँ पर पहला ही आपका सिचुएशन हो गया। दूसरा सिचुएशन यहाँ पर ये होता है कि जब हम काच माध्यम, इसके तीर चिन्ह काच माध्यम से बाहर निकल रहे यानी कि वायु में निकल रहे हैं, यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है तो इसका जो देखिए यहाँ पर जो कोण है ये ज्यादा हो जा रहा है, बहुत जा रहा है। और साथ ही साथ इसका झुकाव था, इसमें तो झुकाव इसमें है भी नहीं कर, इसमें झुकाव अधिक हो जा रहा है। तो इसमें लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। और सेम टू सेम इसी में पिंजरा और पक्षी वाला काम करेगा, यानी कि एक पक्षी को अगर आप लोग कैद रखिएगा और उसको अगर हम छोड़ेंगे तो जो पक्षी है ज्यादा स्पीड से भागेगी, यानी कि उसमें जो पहले उसमें झुकी हुई थी, लेकिन जब उसका पिंजरा खोले तो स्पीड में भागेगी और इसमें जो इसका वो अभिलंब से क्या करिए, यहाँ से पिंजरा से दूर भागी, यानी कि पिंजरा से दूर हो गई। यानी इसी में वही कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में अगर जाएगी तो इसका जो अभिलंब से दूरी है वो क्या हो जाएगा, अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से उसका दूरी जो है बढ़ जाएगा। लेकिन इसमें उल्टा था, इसमें अभिलंब से सट जाएगी, लेकिन इसमें अभिलंब से दूर हट जाती है। और इसमें जो आपका आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण, तो इसमें आपतन कोण छोटा होता है और परावर्तन कोण यहाँ पर बड़ा होता है। तो इसमें लिखेंगे कोण आई बड़ा होगा कोण आर, यानी कि इसमें उल्टा हो जाएगा, जो कोण आर होता है वो बड़ा होता है किससे, तो कोण आई से, उल्टा इसका देता है। और एक यहाँ पर तीसरा यहाँ पर आपका बचा हुआ है, तो जब हम प्रकाश को लंबवत डालेंगे तो सीधे लंबवत निकल जाती है। उसका एक ही होता है कि जब हम प्रकाश किरण को लंबवत डालते हैं तो लंबवत ही निकल जाती है, उसको हम लोग लिख रहे हैं। तब तक आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा यहाँ पर आपका होगा कि जब कोई प्रकाश की किरणें लंबवत पड़ती है तो वह बिना मुड़े
सीधी निकल जाती है, सीधी निकल जाती है। यानी कि इसमें जो ये आपका था, इसमें यानी कि प्रकाश की जो किरण है वो सीधे पड़ी और सीधे निकल भी गई, यानी कि इसमें कोई कोण में चेंज नहीं, यहाँ भी 90 डिग्री है और यहाँ भी 90 डिग्री है। और इसमें जो यहाँ पर दोनों कोण है, कोण आई और कोण आर, दोनों आपस में यहाँ पर बराबर होगा। इसमें कोण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि जब प्रकाश की किरण अगर लंबवत पड़ेगी तो वह सीधे निकल जाएगी। यहाँ पर प्रकाश के अपवर्तन से यहाँ पर कांच की सिल्ली से 3 घटनाएं हुई। पहला आपका था कि विरल से सघन में गया, तो विरल से जब सघन में गया तो यहाँ पर आपका क्या हुआ कि अभिलंब से सट गया, लेकिन जब सघन से विरल में गया तो अभिलंब से दूर हट गया, और जब सीधे प्रकाश पड़ा तो सीधे ही निकल गया। ये 3 घटनाएं थी कांच के सिल्ली से प्रकाश के अपवर्तन की 3 घटनाएं। इन तीनों घटनाओं को आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। आप लोग अगला टॉपिक है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक यानी कि शून्य में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग बोलेंगे अपवर्तनांक, यानी कि शून्य में प्रकाश की चाल अब और बाटा में आपका हो जाएगा माध्यम में प्रकाश की चाल। जिस माध्यम की बात करेगा उस माध्यम का हम लोग प्रकाश की चाल लेंगे। यानी अपवर्तनांक अगर हम लोग यहाँ पर परिभाषा देखें, अपवर्तनांक तो इसका परिभाषा जो है शून्य में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहा जाता है। अपवर्तनांक कहा जाता है, यानी कि शून्य प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहा जाता है। इससे n से सूचित किया जाता है, इसे n से सूचित किया जाता है, इसे n से सूचित किया जाता है। यानी कि अगर अपवर्तनांक हम लोग अगर लिखना चाहते हैं यहाँ पर अपवर्तनांक बराबर हो जाए शून्य प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल बटा में उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल। यानी इसका अगर हम इंग्लिश में लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा n बराबर c बटा में cn। अपवर्तनांक यही हो गया, अपवर्तनांक बराबर आपका जो शून्य प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी कि n बराबर c बटा में cn। और यह अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। इससे मान लीजिए हम लोग अगर पानी का अपवर्तनांक ज्ञात करना तो इस क्वेश्चन यहाँ पर लिख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर पानी का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। पानी का अपवर्तनांक ज्ञात करें तो पानी का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उसमें 2 चीज की जरूर मालूम होना चाहिए। पहला तो आपका पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है और दूसरा आपका शून्य प्रकाश की चाल कितना होता है। और ये दोनों चीज हम पीछे पहले हैं, जो यहाँ पर शून्य प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल आपका होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और इसी में हम लोग यहाँ पर पानी में प्रकाश की चाल ही पढ़े थे, पानी में प्रकाश की चाल हम लोग पढ़े थे 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और ये दोनों का मान जब मालूम होगा तो हम लोग अपवर्तनांक का फॉर्मूला लगा देंगे। n बराबर का होता है c बटा में cm, और n यहाँ पर देखिए n यहाँ पर ये सॉरी ये आपका हो गया c और ये आपका हो गया cm, यानी कि 3 × 10⁸
बटे में 2.2 गुने 2 5 गुने 10 के पावर 8। 10 के पावर 8 से 10 के पावर 8 कट गया, बच गया आपका 3/2.25। ये पॉइंट अगर हटेगा तो ऊपर आपका चला जाएगा 100। इसको अगर हम लोग कटाते हैं तो 25 चौका 100, 25 9 225, 25 तिरी का 9 यहाँ पर कट जाएगा। बच गया आपका 4/3। 4/3 का अगर हम लोग पॉइंट में करेंगे तब आपका जो 1.33, यानी कि हम लोग का पानी का अपर्तनांक यहाँ पर निकल गया। पानी का अपर्तनांक आपका यहाँ पर हो जाएगा 1.33। पानी की कोई अगर आपसे अपर्तनांक अगर कोई पूछा है कि पानी का अपर्तनांक कितना होता है तो 1.33 हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ ले कि पानी का अपर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो पानी का अपर्तनांक यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अच्छी तरीके से ज्ञात किया हुआ है और आप लोग इसका ध्यान से इसको लिख भी लीजिएगा ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो कहीं भी। आपके बुक में कुछ पदार्थों का अपर्तनांक दिया है तो आप लोग उस पदार्थों का अपर्तनांक को याद कर लीजिए। जैसे यहाँ पर पानी का अपर्तनांक हम लोग का मालूम है 1.33, वैसे ही वायु का भी अपर्तनांक होता है। वायु का होता है 1.003 होता है आपका। वैसे ही मतलब आपका केरोसिन का होता है, सब मतलब कार्पिन तो हो गया, फिलहाल कांच हो गया, सबका होता है। तो आप सभी का आप लोग बुक से याद कर लीजिएगा जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है। हम लोग का अगला टॉपिक है प्रकाश के अपवर्तन का नियम। जैसे परिवर्तन के 2 नियम होते हैं वैसे सेम टू सेम अपवर्तन का भी 2 नियम होता है, लेकिन इसका थोड़ा सा अलग होता है। यानी कि यहाँ से क्वेश्चन में प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, कितने नियम होते हैं। तो इसका आंसर आप लोग याद कर लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका 2। और ये क्वेश्चन आपका परीक्षा में पूछा भी हो, परिवर्तन का नियम और अपवर्तन का नियम दोनों 2 ही होता है। इसमें पहला जो नियम होता है, पहला आपका नियम इसमें ये होता है कि जो आपतित किरण होता है, आपतन बिंदु होता है और अपवर्तित किरण होता है, तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे उसमें भी ऐसे ही था, लेकिन इसमें परिवर्तित किरण था। जैसे इसमें लिखेंगे कि आपतित किरण अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। यानी कि जो आपतित किरण है, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता था। और यहाँ पर हम लोग चित्र में भी देखे थे, तीनों एक ही तल में आ रहा था। और दूसरा इसका ये, किसी 2 माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जाया और अपवर्तन कोण की जाया का अनुपात एक नियतांक होता है। और इस दूसरा का नियम को हम लोग बोलते हैं स्नेल का नियम। यानी कि किसी 2 माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष, प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए, विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जाया और अपवर्तन कोण की जाया का अनुपात, अनुपात एक नियतांक होता है, नियतांक होता है। यानी कि जिस मतलब इसमें अपवर्तन कोण की जाया और आपतन कोण की जाया का जो होता है, दोनों आपस में एक नियतांक होता है। नियतांक मतलब कांस्टेंट होता है। यानी कि जो आपतन कोण की जाया और अपवर्तन कोण की जाया का अनुपात से एक नियतांक होता है। यानी कि साइन आई बटा साइन आर बराबर में नियतांक, साइन आई बटा में साइन आर बराबर नियतांक। और इससे हम लोग स्नेल का नियम बोलते थे, इससे पैराग्राफ लिख देते थे, इसे स्नेल का नियम कहा जाता है। इसे स्नेल का नियम
कहा जाता है, यानी कि ये जो आपका दूसरा नियम है इसको हम लोग स्नेल का नियम भी बोलते हैं। और इस क्वेश्चन को आप लोग वीवीआई बना लीजिए, इस क्वेश्चन को आप लोग याद ही कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं और दोनों को लिखना पड़ता है। आपका 2 नंबर में आता है, आप लोग इसको आसानी से लिख सकते हैं क्योंकि दोनों आसान ही है, कोई भारी भी नहीं है, और 2 नंबर आप फ्री में लेकर चले जाएंगे, थोड़ा सा लिख दीजिएगा तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, और कल हम लोग का टॉपिक रहेगा लेंस, और उसमें कुछ प्रिज्म के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अगर आप लोग को अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।